हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे मार्जिनल कोरिलेशन, कोफिशिएंट्स वगैरह, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन वो कंप्लीट हो गई थी। उसमें सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। और यूनिट फर्स्ट में अपने पास बच रहा है CLT, सेंटर लिमिट थ्योरम। तो ये दोनों टॉपिक अपने पास बच रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बच रहा है, यूनिट सेकंड का टॉपिक बच रहा है। आज से अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है? यूनिट थर्ड, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं अपने को, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सिलेबस में अपने पास 4 है, अपन थोड़े ज्यादा पढ़ेंगे। एजुकेशन कहीं से भी आ सकता है। 4 कौन कौन से हैं? फर्स्ट अपने पास है पॉइजन, सेकंड नेगेटिव, बाइनोमियल, थर्ड अपने पास है मल्टीनोमियल, और फोर्थ है अपने पास समथिंग गामा है शायद, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 4 है। इन 4 को अपन वैसे भी पढ़ेंगे। और इसके साथ अपन कुछ एक एक्स्ट्रा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टार्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी पे ये दोनों बेस्ड है और ये वाला भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ये ढंग से आता है तो बाकी तो सारे आसानी से हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट है अपने पास। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को कुछ चीजें निकालनी होगी। सभी में सेम चीज निकालेंगे। सबसे पहले अपन मोमेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये पहली प्रायोरिटी होगी। सेकंड, उसके बाद अपन निकालेंगे मोमेंट्स। ठीक है, थर्ड अपन उसका निकालेंगे MGF, और उसका निकालेंगे कोमुलेंट्स। फिर उसका निकालेंगे अपन फैक्टोरियल मोमेंट्स। 6 रिकरेंस रिलेशन। और 7 इनके लिमिटिंग केस, इनको नॉर्मल में कैसे चेंज करेंगे, उन पर लिमिट लगाने पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे। तो ये जो 7 चीजें हैं, इसके अलावा 1-2 चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है। इसमें से ज्योमेट्रिक में लेग ऑफ मेमोरी आ जाएगी। तो ये 7 चीजें तो अपन सभी में निकालेंगे। स्टार्टिंग में अपन देखते हैं जिसमें जो जो निकलेगी वो निकाल लेंगे। इससे किसी में क्या होगा, MGF नहीं निकलेगा, किसी में कोमुलेंट्स नहीं निकलेगा, किसी में कौन सी चीजें निकलेगी। तो जो जो चीजें निकल रही है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता क्या है? डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो मतलब सब जगह एक जैसा ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो डेफिनेशन है वो सबकी सेम ही होगी, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल सेम होगी, खाली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेंज हो जाएगा। Our integral variable x is said to be a discrete uniform distribution, a discrete uniform distribution कब कहेंगे? ओवर द रेंज। एक रेंज होगी सभी में, ओवर द रेंज 1 to n if, ठीक है, if x
पीएमएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट है इसलिए पीएमएफ निकलेगा, कंटिन्यूअस में पीडीएफ निकलता है। इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। ये स्टार्टिंग सभी की सेम ही होगी, यहाँ सब लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगी और इसका जो पीएमएफ होगा वो चेंज हो जाएगा। पीएमएफ क्या होगा इसका? पी एक्स इक्वल टू एक्स पे 1/n x 1 2 3 so on और 0 अदरवाइज। ठीक है, इसके लिमिट फिक्स है तो n तक जाएगा। इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म है तो सबकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम ही होगी, 1/n सभी के सेम, इसलिए इसको डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके मोमेंट्स, अब मोमेंट्स में क्या क्या निकालते हैं? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? 1/n सिग्मा एक्स है, सिग्मा आई होगी क्योंकि 1 to 1 ही x इक्वल टू 1 to i 1 to n। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x समेशन x px। अब x की जगह क्या है अपने पास? i है क्योंकि x की वैल्यू 1 2 ये वगैरह है तो x की जगह i, और px क्या है? 1/n, सभी का 1/n है तो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 इनटू ये 1/n की n, तो ये n से n कैंसिल तो n प्लस 1/2, ये इसकी एक्सपेक्टेशन होगी। सेकंड क्या निकालना होता है अपने पास इसमें? वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने पास ये तो है, एक्स स्क्वायर क्या होगी? एक्स स्क्वायर निकाल के देख लो। एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? सभी का है तो 1/n समेशन आई स्क्वायर i 1 to n माइनस इसकी वैल्यू तो अपने को पता है n प्लस 1/2। ये क्या होता है? n प्लस 1 और 2n माइनस 1, प्लस 1/16। ठीक है, और n होता है इसमें n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो समथिंग इस टाइप से बनेगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/12। ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा, ये सोल्व हो जाएगा। ये डायरेक्टली है, चाहो तो डायरेक्टली याद रख लेना, वैसे ही अपने सिलेबस का नहीं है, वह समझने के लिए। इसके बाद मोमेंट, मोमेंट्स को हो गए mgf, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी में काफी इंपॉर्टेंट निकलेगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अपन किससे डिनोट करते हैं? mxt। अब mxt क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर px, ये हमने पढ़ा था। अब x की जगह क्या है यहाँ पर? क्या डायरेक्टली निकाल लो, 1/n समेशन e की पावर ti i 1 to n। अब इसको सोल्व करना है और कुछ है नहीं इसमें, px है तो ti होगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ei 1 माइनस e की पावर t
एन टी अपॉन एन 1 माइनस e की पावर। इसको पूरा सोल्व करेंगे खोल के तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, ये सिर्फ नॉर्मल निकाले हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी अपने सिलेबस में सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट अपने पास है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपने पास सेकंड। ठीक है, डेफिनेशन वापस वही होगी, अ रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड बी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इफ जो उसके पीएमएफ होगी। पीएमएफ क्या होगी अपने पास, पीएमएफ नॉर्मल पी एक्स इक्वल टू एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, और x इक्वल टू 0 और 1 और 0 अदरवाइज। ठीक है, ये इसकी पीएमएफ है। अपने को मेन चीज पीएमएफ भी निकालनी होती है। इसकी पीएमएफ क्या है वो तो अपन लिख सकते हैं, x है रैंडम वेरिएबल है और उसकी पीएमएफ ये है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ये कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके मोमेंट्स निकालने हैं। अब बर्नौली क्या होता है, बर्नौली वहां लगाते हैं जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, सिर्फ अपने पास दो ही आंसर हो, या सक्सेस और फेलियर। लेकिन सिर्फ एक ही बार या एक से ज्यादा बार कर भी रहे हैं तो उसको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन ने पहले क्या किया है, बाद में जैसे डाइस थ्रो करेंगे तो डाइस थ्रो किया है तो अपने को इससे मतलब नहीं है कि ये कितनी बार, जैसे n बार थ्रो किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, n-1 बार थ्रो किया है, मतलब नंबर से कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए, तो वो बर्नौली होगी। सिर्फ दो केस होंगे, या तो फेलियर या सक्सेस। अब इस टाइप से देख सकते हैं कि 1 2 3 आए तो सक्सेस और 4 5 6 आए तो फेलियर। तो ये दो ही केस हो जाएंगे। तो मान लेंगे इसको x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। कहीं कहीं अपन 0 लिख देंगे, सक्सेस के लिए 1। तो दो ही केस बनेंगे। अब जब भी आए लगा सकते हैं अपन। अब x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, सिर्फ यही है। ठीक है, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके मोमेंट्स निकालने हैं। मोमेंट्स इसमें क्या है कि डायरेक्ट पहले mgf निकाल लो, तो mgf से बाकी मोमेंट्स आसानी से निकल जाते हैं। तो इसका mgf या म्यू आर चेक कर लो। म्यू आर क्या होगा इसका, म्यू आर होगा म्यू डैश आर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। अब एक्सपेक्टेशन दो ही केस बनेंगे यहाँ पे, 0 इंटू q की पावर r मतलब 1 माइनस r और 1 p इंटू p की पावर r। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया, नंबर तो ये है r एंड 1 हो जाएगा ओनली p। ठीक है, तो सभी म्यू डैश r कितने हो जाएंगे, p। अब r की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कितनी बार भी अपन थ्रो कर सकते हैं उससे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी बार भी। जैसे n इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ बताया था कि बर्नौली में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार अपन ने थ्रो किया है। तो सभी की प्रोबेबिलिटी जो मोमेंट्स होगा वो p होगा। तो म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा, म्यू 1 डैश p, म्यू 2 डैश ये भी p। तो म्यू 1 तो हमेशा 0 होता है। एक्सपेक्टेशन तो क्या आ जाएगी अपने पास p जो मीन है। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होता है म्यू 2। ये क्या होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ये म्यू 2 क्या है अपने पास p और ये म्यू 2 डैश p स्क्वायर, तो हो जाएगा p 1 माइनस p मतलब p इंटू q। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेशन P, वेरिएंस इसका PQ। यही दो चीजें निकालनी होती है, म्यूचुअल निकाल सकते हो, म्यूचुअल निकाल सकते हो, इसका कोई बात नहीं। और इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt ये हो जाएगा e की पावर xt, दो बार होगा x0t प्लस e की पावर 1t, यहाँ तो q इंटू p, जीरो के लिए फेलियर के लिए q होता है इसके लिए, तो ये क्या टर्म हो जाएगी 1, तो q प्लस e की पावर t p, ठीक है। ये इसका mxt निकला। अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना सा ही था, इससे ज्यादा है नहीं। मेन चीज अपने को दो चीजें याद रखनी है कि अगर इसका पीएमएफ, उसके बाद मोमेंट्स में भी क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन या मीन और वेरिएंस और एमएक्सटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने का तरीका अपन जानते ही है, एमएक्सटी है, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर dx, तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x e की पावर t डॉट 0, फर्स्ट दो ही तो कैसे इसमें एक बार 0 पे लेंगे, और p x इक्वल टू 0 पे प्लस e की पावर t, x की जगह 1 और p x इक्वल टू 1। अब अपन ने क्या माना था, सक्सेस का ही, ये हो जाएगा e की पावर 0, तो ये 1, तो फेलियर के लिए अपन q डिनोट करते हैं प्लस e की पावर ts है और इसके लिए p, यही तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारे रिलेटेड है, ये अपने को आना चाहिए। देखो क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड नंबर का है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले वही डेफिनेशन उसके पीएमएफ के, एक्स अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड बी ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका होगा ये इफ उसके पीएमएफ ये होगा, पीएमएफ क्या होनी चाहिए, पीएमएफ होनी चाहिए पी एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब स्मॉल पी एक्स एन सी एक्स, ठीक है, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स, x की वैल्यू 0 एंड 1 2 n तक, ठीक है। वहां पे ये टर्म इसलिए नहीं आई थी कि वहां दो ही 0 एंड 1, तो उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 0, अदरवाइज इसके अलावा जो भी है, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी, ठीक है। वहां पर p अपने को सक्सेस था, q फेलियर था, तो यहाँ पे p सक्सेस होगा, q फेलियर होगा। ये इसकी पीएमएफ है। अब नेक्स्ट इसका क्या निकालना है अपने को, नेक्स्ट पहले इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 10 coins are thrown simultaneously. दस कॉइन को साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, तो एटलीस्ट 7 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 है, मतलब कम से कम 7 हेड्स आने चाहिए कॉइन पे। 10 कॉइन को थ्रो किया है, तो अपने पास सबसे पहले तो क्या निकालना है, P, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, Q
ए लाने के लिए 1 माइनस क्यू, तो हाफ एंड हाफ हो गई। और अपने को चाहिए कितने, इसके पीएमएफ निकालो, क्या होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स। एन अपने पास कितने हैं 10 पॉइंट, तो टेन सी एक्स टी की पावर एक्स क्यू की पावर 10 माइनस एक्स, ये इसकी पीएमएफ निकलेगी। अब अपने को कितने चाहिए, एटलीस्ट 7, मतलब एटलीस्ट 7 होने चाहिए, तो 7 हो सकता है 10, 8 हो सकता है 10 हो सकता है 9 हो सकता है, मतलब पी की वैल्यू ये होनी चाहिए 7 या 7 से, तो x इक्वल टू 7 प्लस पी एक्स इक्वल टू 8 प्लस पी एक्स इक्वल टू 9 प्लस पी एक्स इक्वल टू 10, ये हो जाएगी 10 सी 7 पी की पावर 7 क्यू की पावर 3 प्लस 10 सी 8 पी की पावर 8 क्यू की पावर 2, 10 सी 9 पी 9 क्यू 1, 10 सी 10 पी की पावर 10 क्यू की पावर 0। ठीक है, ये हो सकती है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। ये पहले तो वैल्यू रख दो 10 सी 7, ये हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ की पावर 7 और हाफ की पावर 3, तो 10, यहाँ पे 10 सी 8 हाफ की पावर 10, 10 सी 9 हाफ की पावर 10 प्लस 10 सी 10 हाफ की पावर 10, तो हाफ की पावर 10 कॉमन बचेगा 10 सी 7 10 सी 8 10 सी 9 10 सी 10। अब इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 176,102। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बस नॉर्मल जैसे अपन ने प्रोबेबिलिटी में किए थे वैसे आएंगे कि ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे इसमें बाइनोमियल में हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ और भी हैं वो कर लेते हैं। मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट्स देख लेते हैं। मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके मोमेंट्स, अब मोमेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले तो अपन μ1 डैश निकालेंगे। μ1 डैश क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो वो चेक कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो क्या होगी, x पी एक्स समेशन x पी एक्स इक्वल टू x, तो यहाँ पर अपन x पी एक्स क्या है अपने पास एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और जो समेशन चलेगा वो x इक्वल टू 1 टू एन, ये तक चलेगा, x 1 से स्टार्ट होगा और n तक। अब क्या होगा, इस x को अपने को काटना है। x को काटने के लिए तरीका क्या होगा, इसको खोलेंगे x इक्वल टू 1 n, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा n माइनस x, और ये फैक्टोरियल x p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब यहाँ से एक x निकाल सकते हैं, एक x निकलेगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 टू n, एक x कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा n, n माइनस 1, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं n माइनस 1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपन ऐसे लिख देते हैं p x माइनस 1, और ये n p इस जगह, और ये हो जाएगा q n माइनस 1 माइनस x माइनस
1, जैसे ये, ठीक है। अब एन पी को तो बाहर, ये समेशन x इक्वल टू 1 टू n, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 c x माइनस 1, और ये हो जाएगा p x माइनस 1 q, इसको n माइनस x, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास n। अब ये 1 कैसे हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या होता है n c x p की पावर x q n माइनस x, ये अगर इसका समेशन लगा देंगे मतलब ये टोटल है, टोटल है मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। अब चाहे यहाँ से अपन ने n माइनस 1 से शुरू किया x माइनस 1 तक, तो यहाँ भी तो p x माइनस 1 ही है, तो अपन टर्म ही n माइनस 1 से शुरू किया x माइनस 1 तक, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। सो यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 और यहाँ पे 1 से हो जाएगा, ये माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है पहले, और ये 1 से हो जाएंगे क्योंकि 0 का आएगा ही, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 1। ये हमेशा ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो सबका ऐड करने पे क्या आंसर 1 ही आता है, अगर इसकी जगह अपन 1 लिख सकते हैं तो आंसर n है। तो अपने पास मीन क्या आया μ1 डैश n। नेक्स्ट अपने पास निकालना है μ2 डैश, μ2 डैश वो क्या होगा समेशन x स्क्वायर p x इक्वल टू x, उसको भी समथिंग ऐसे ही करेंगे अपन, x स्क्वायर कैंसिल करना है अपने को, x स्क्वायर कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या होगा, इसको इस टाइप से लिख देते हैं अपन, x माइनस 1 p x इक्वल टू x। अब यहाँ से एक x और बचेगा तो प्लस समेशन x p x इक्वल टू x, इसको तोड़ा x स्क्वायर को, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस x, ये तो किया है अपन ने, तो इसको ये ऐसा किया क्यों है क्योंकि इसमें एंड में क्या होगा x माइनस 1 होंगे। अब इसको आगे क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा समेशन ये x इक्वल टू 0 टू n, x इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू n x माइनस 1 NCX, तो NCX को अपन ऐसे लिख सकते हैं n डॉट n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन नीचे n माइनस x में तो कोई फर्क नहीं, घटा देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर x माइनस 2 डॉट पहले इसको लिख देते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। ये इस टाइप से है, इसको बस सिंपली बाहर निकाला है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर p की पावर x है तो अपन p स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा p x माइनस 2, दो बाहर निकाला सिंपली, और ये हो जाएगा q n माइनस x, इसमें प्लस 2 माइनस 2 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, इससे क्या है इसकी वैल्यू, ये इक्वल एन पी। अब ये तो कैंसिल, दैट मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा x इक्वल टू 2 से n, ये क्या हो जाएगा n माइनस 2, एक मिनट पहले इसको जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, सो ये गलत काट दिया, ये कटेगा n माइनस 1, ये n माइनस 1 यहाँ से इंटू पी स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। अब ये समेशन x इक्वल टू 2 से n, तो ये हो जाएगा अपना n माइनस 2 c x माइनस सॉरी n माइनस 2 c x माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा p x माइनस 2 q n माइनस x प्लस n p, ये वापस प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया, ये टोटल वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस n p, तो अपने पास
पास म्यू टू डैश ये लो। ठीक है, सबसे पहले की चीज क्या निकालते हैं अपन, मीन जो म्यू वन डैश होती है, दूसरा वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये होता है म्यू टू। म्यू टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। अपने पास दोनों है, दोनों निकाल लो। क्या होगा, म्यू टू क्या है, n माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन पी वन माइनस पी। सोल्व कर लो इसको, क्या होगा, एन पी एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये कैंसिल, इसमें से n कॉमन, p भी कॉमन, 1 माइनस पी मतलब एन पी क्यू। ये अपना वेरिएंस। ठीक है, सिमिलरली अपने को म्यू थ्री डैश निकालना है, म्यू फोर डैश निकालना है। सिंपली ऐसे निकलेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर उसको एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बाहर निकाल के आगे की टर्म एडजस्ट करनी है। ऐसे म्यू फोर डैश निकालना है। फिर क्या क्या निकलेगा इसमें, म्यू थ्री डैश ऐसे ही निकलेगा, म्यू फोर डैश ऐसे ही निकलेगा, और म्यू वन अपन जीरो होता है वो निकालने की जरूरत नहीं, म्यू टू अपन ने यहाँ निकाल लिया है, एन पी क्यू। इसके बाद म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है, म्यू फोर का फॉर्मूला होता है, म्यू डैश से ये निकल जाएंगे। इसके बाद कुछ और चीजें जैसे बीटा वन, बीटा टू, गामा वन, गामा टू, इनके फॉर्मूले होते हैं, बस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखो और निकालना होता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आगे की चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी मोमेंट्स पढ़ा है, एंजिन बाकी है, काफी कुछ बाकी है इसका, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है।